नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर, रविवार को आर्यन कंपनी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हुई, उस हेलीकॉप्टर का आखिरी वीडियो न्यूज 18 के पास है। इस वीडियो में बाईं तरफ जो लाल रंग का हेलीकॉप्टर दिख रहा है, ये वही हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर सुबह ठीक 5:20 पर केदारनाथ हेलीपैड पहुंचा। 1 मिनट में हेलीकॉप्टर ने पैसेंजर उतारे और बिठाए और ठीक 5:21 पर हेलीकॉप्टर यहां से गुप्तकाशी के लिए उड़ गया। लेकिन इसका सफर पूरा नहीं हुआ और करीब 6 मिनट बाद 5:27 पर गौरीकुंड के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में टाइमिंग साफ साफ दिख रही है कि हेलीकॉप्टर कब केदारनाथ पहुंचा और कब यहां से उड़ा। और सवाल टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर इतनी जल्दी क्यों उड़ा, जबकि सुबह 6 बजे से पहले कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता। चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने मंगलवार को सिविल एविएशन अथॉरिटी की मीटिंग ली, जिसमें देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़ एयरपोर्ट को लेकर बातचीत हुई। देहरादून और उधम सिंह नगर के डीएम को कहा गया है कि दोनों एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम तेजी के साथ किया जाए। वहीं पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का रेगुलर ऑपरेशनल प्लान तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट रेगुलर चले, इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से डेपुटेशन पर और बाकी आउटसोर्स के जरिए स्टाफ रखा जाए। वहीं एविएशन अथॉरिटी की सीईओ सोनिका को पूरे राज्य में एयर कनेक्टिविटी प्लान तैयार करने को कहा गया है। इसकी अगली मीटिंग में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 63 करोड़ की मांग की है। सितारगंज जेल विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए और पंतनगर रुद्रपुर में इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। सीएम धामी ने विद्युत परिसंपत्तियों को आपदा क्षतिपूर्ति के दायरे में लाने का भी अनुरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने रानीखेत और लैंसडाउन छावनी क्षेत्रों को नगर पालिका में मिलाने, धारचूला और जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को आरसीएस सेवा में शामिल करने और वायुसेना सेवाओं पर देय शुल्क माफ करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने नंदा राजजात यात्रा के मुख्य मार्ग ग्वालदम वाड़ मोटर मार्ग के रखरखाव का जिम्मा आगे भी लोक निर्माण विभाग को देने की मांग की है। सीएम ने कहा कि यह मार्ग नंदादेव राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग है। रक्षा मंत्री ने सभी सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आगे बढ़ते हैं। 12 साल बाद 2026 में शुरू होने जा रही नंदा राजजात यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 4 धाम यात्रा की तर्ज पर इसमें भी ऑनलाइन बुकिंग होगी। सरकार प्रवासी उत्तराखंडियों को भी यात्रा के लिए आमंत्रित कर रही है। देखिए रिपोर्ट। चमोली के नौटी गांव से शुरू होने वाली नंदा राजजात यात्रा की तिथि का ऐलान अगले साल बसंत पंचमी पर किया जाएगा। 2014 के बाद ये यात्रा अब 2026 में हो रही है, जिसे लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। तीसरी बार मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा तैयारियों को लेकर सभी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग की। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रवासी उत्तराखंडियों को दिया जाएगा आमंत्रण, उनके घरों की मरम्मत कराएगी सरकार। गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय यात्रा का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। संबंधित ग्राम पंचायतों और निकायों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पैदल रास्ते, मोटर मार्ग, पुलों की मरम्मत और रंग रोगन किया जाएगा। ग्वालदम में मौसम पूर्वानुमान के लिए उपकरण लगेंगे। यात्रा के दौरान हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। और नंदा राजजात यात्रा भी हमारे पूरे राज्य का एक महाकुंभ जैसा है और उसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। वहाँ का उसका अपना स्ट्रक्चर है, सड़कों की व्यवस्थाएं हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, पेयजल है, पार्किंग है, सभी प्रकार से हम उसको दुरुस्त करने पर काम कर रहे हैं। 17,500 फीट से ऊपर की ये यात्रा है और उसमें हर प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाता है। यात्रियों की
जो यात्री कम से 500 देव डोलियां चलती हैं, उन 500 देव डोलियों की जहाँ जहाँ पड़ाव है, लगभग 200 पड़ाव इसमें रहते हैं। 200 पड़ाव पर ठीक प्रकार व्यवस्था सुनिश्चित हो, उसके लिए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री जी ने अधिकारी को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यात्रा संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव को हर महीने समीक्षा और गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नर को हर हफ्ते ग्राउंड रिपोर्ट लेने को कहा गया है। देखिए, ये प्रवासियों के लिए राज्य सरकार कई स्कीम्स लागू कर चुकी हैं और वो धरातल पे उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। लोग अपने अपने गांव में और अपने अपने क्षेत्रों में प्रवासी जो हमारे उत्तराखंडी प्रवासी हैं वो कई कार्य कर रहे हैं और ये नंदा राज यात्रा की भी तैयारी हमारी पूरी है। प्रदेश का अंतरिक्ष उपयोग केंद्र उच्च हिमालयी क्षेत्रों में यात्रा मार्गों का सर्वेक्षण करेगा और इसी साल इन मार्गों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों से डोलियां और श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं, इसलिए संबंधित सड़कों, पेयजल और मूलभूत सुविधाओं को भी ठीक किया जाएगा। दरअसल नंदा राजजात सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान भी है, इसलिए सरकार किसी भी स्तर पर चूक नहीं चाहती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। विकासनगर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहां चरबा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने 100 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की है। दरअसल चरबा क्षेत्र को सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा के बाद चयनित क्षेत्र के आसपास की जमीन पर भूमाफियाओं ने बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी। मामले की शिकायत मिलने पर एमडीडीए ने एक्शन लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा पंचेश्वर बांध कब अस्तित्व में आएगा, ये कह पाना तो कठिन है, लेकिन प्रस्तावित बांध के कारण नेपाल से सटे इलाकों में विकास योजनाएं शुरू ही नहीं हो पा रही हैं। हालात ये हैं कि पंचेश्वर बांध डूब क्षेत्र होने के कारण बॉर्डर की दर्जनों योजनाएं दम तोड़ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पांच नदियों के संगम पंचेश्वर में दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। काली नदी में बनने वाली इस परियोजना को लेकर जनसुनवाइयां 2017 में ही पूरी हो गई हैं। यही नहीं, भारत और नेपाल के बीच पंचेश्वर बांध निर्माण को लेकर अधिकांश मुद्दों पर एक राय भी नहीं बन पाई है। बावजूद इसके मामला रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ा है। परियोजना के अधर में लटकने से बॉर्डर इलाकों में बनने वाली अन्य विकास योजनाओं का पहिया भी पूरी तरह जाम है। के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये हो गया है कि वो पंचेश्वर बांध की वजह से वहाँ पे न सड़क है, न वहाँ शिक्षा है, न वहाँ पे स्वास्थ्य है और न वहाँ पे नेटवर्किंग है। तो वहाँ के लोग इस पंचेश्वर बांध के चलते आज 19वीं सदी का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। पंचेश्वर बांध में 134 वर्ग किलोमीटर का इलाका डूबना है। बांध के इसी डूब क्षेत्र में जहाँ टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन प्रस्तावित है, वहीं सामरिक नजरिए से अहम टनकपुर जौलजीबी रोड भी बननी है। यही नहीं, झूलाघाट में भारत नेपाल को जोड़ने वाला मोटर पुल भी प्रस्तावित है। लेकिन डूब क्षेत्र में आने के चलते ये तीनों बड़ी विकास योजनाएं कई चरणों में अटकी हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में और सारे विकास कार्यों की पुष्टि हुई है, काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। अगर किसी काम में कोई परेशानी हो रही तो उसको मेरे को तो लगता नहीं, मगर फिर भी अगर कोई ऐसी समस्या आ रही तो वो समाधान जिले स्तर के अंदर हो जाते हैं। यही नहीं, काली नदी किनारे तटबंधों का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है। हालात तो ये हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने वाली योजनाएं भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। पंचेश्वर बांध डूब क्षेत्र में आने वाले 134 गांव के लोग स्थिति साफ होने का सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लंबा समय गुजरने के बाद न तो बांध निर्माण की दिशा में कुछ हो रहा है और न ही इस इलाके में कोई विकास कार्य हो पा रहे हैं। नतीजा ये है कि हजारों की आबादी खुद को विकास की दौड़ में काफी पीछे महसूस कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में खेलों को लेकर अब सरकार गंभीर दिख रही है और खिलाड़ियों को हर स्तर पर बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब तक जिन सुविधाओं का लाभ सिर्फ स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को मिलता था, वो अब प्रदेश के हर खिलाड़ी के लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन जिसके लिए विभाग ने एक शुल्क व्यवस्था भी रखी है। खेल विभाग ने तय किया है कि क्रिकेट, फुटबॉल, शूटिंग से लेकर टेबल टेनिस और स्विमिंग जैसे खेलों के लिए अब हर इच्छुक खिलाड़ी मैदान बुक कर पाएगा, जिसके लिए
विभाग ने शासन को एक टैरिफ चार्ट भी भेजा है, इसे सरकार जल्द लागू करेगी। का मॉडल बनाया हुआ है, इसमें जैसे यहाँ पे हम 400 रुपये घंटे के हिसाब से ले रहे हैं और अन्य स्थानों पर भी एक अलग रेट बना हुआ है। इसका हम लोग बल्क बुकिंग का भी प्लान कर रहे हैं, मंथली मेंबरशिप और एनुअल मेंबरशिप का भी प्लान कर रहे हैं। जल्दी ही हम लोग जैसे हमारे वित्त से फाइल आती है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट। मेरा गवर्नमेंट से ये एक अनुरोध है कि उत्तराखंड में जितने भी लोग जो अच्छे खिलाड़ी है, जो अच्छे धावक है, जो वो बहुत बेसिक फैमिलियों से आते हैं, तो अगर उनके लिए फीस का भी इस तरह से अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उनके ऊपर फीस लगाई जाए या फीस का प्रावधान रखा जा रहा है, तो बहुत नॉर्मल फीस होनी चाहिए, मुझे जो लगता है। भारत की सीमा पर वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सड़कों पर तेजी के साथ काम हुआ है, जिससे यहां पर्यटन की संभावना बढ़ गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। एक समय था जब भारत चीन सीमा पर बसे गांव विकास से अछूते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इंडो चाइना बॉर्डर पर बसे गांवों को विकास के साथ सड़कों से जोड़ने के लिए बॉर्डर से सटे इलाकों में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने डबल लेन सड़कों का निर्माण किया है, जिससे न केवल इन दुर्गम इलाकों में विकास की गति तेज हुई है, बल्कि सरकार की सीमा दर्शन योजना के तहत देश के कोने कोने से आने वाले पर्यटक भी आसानी से भारत चीन सीमा पर पहुंच सकेंगे। सरकार के इस प्रयास की स्थानीय ग्रामीण भी तारीफ कर रहे हैं। जब से मोदी जी सत्ता में आए तब से बिल्कुल लास्ट चाइना बॉर्डर तक रोड बहुत अच्छी हालत में बन चुका है और लगातार जैसे जिस प्रकार से नालियां हैं उनमें बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। ये देश की तरक्की हम समझेंगे और मोदी जी का करिश्मा समझेंगे। वहाँ पर जो विकास की प्रक्रिया है कुछ पलायन की वजह से कुछ थमी जैसी लगती है, लेकिन जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के विजन से और माननीय रक्षा मंत्री जी के हमारे राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी के जी के उससे तो उस क्षेत्र में सड़कों का जाल बहुत अच्छा बिछ चुका है। प्रशासन का भी कहना है कि केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत करोड़ों की योजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें नीति माणा घाटी के 12 से ज्यादा गाँव में वाइब्रेंट विलेज योजना कार्यक्रम के तहत विकास कार्य चल रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में यहाँ पर्यटन के साथ साथ स्वरोजगार की भी संभावनाएं हैं। आने वाले समय में पर्यटकों की आमद भी बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वर्तमान में भी पर्यटक नीति घाटी के टिमरचंद महादेव और अन्य वाइब्रेंट विलेजेस में मलारी इत्यादि में पहुंचने लगे हैं बड़ी तादाद में। तो ये एक तो आजीविका को बढ़ावा देगा, आर्थिकी को बढ़ाएगा क्षेत्र की, और जो हमारा एक समावेशी विकास है पूरे क्षेत्र का, वो जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, तो सबको एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। नीति माणा घाटी में सरकार के प्रयास से चलने वाली विकास योजनाएं पूरी होने पर जहां न केवल पलायन पर रोक लगेगी, बल्कि बॉर्डर से सटे इलाकों में पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। नैनीताल के सातताल में संरक्षित प्रजाति के पक्षी का शिकार करना प्रयागराज के पर्यटक को भारी पड़ गया। आरोपी अमित के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। रुड़की में नाली के विवाद में पड़ोसियों के बीच मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामला शांत कराया। हल्द्वानी में जल्द ही अतिक्रमण पर कार्रवाई हो सकती है। हाईकोर्ट ने सिंचाई नहरों पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई कर 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में मांगी है। उत्तरकाशी में त्रिस्तरीय चुनाव के लिए जारी हुए आरक्षण के बाद सभी आपत्ति को मंगलवार को एसडीएम ने सुना। बागेश्वर जिला अस्पताल के पास एक रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पछुआ दून में पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया। बाहरी लोगों का सत्यापन न करवाने वाले 35 भवन स्वामियों के चालान काटे गए। चंपावत में रन फॉर योगा का आयोजन किया गया। सरकारी कर्मचारियों के साथ विभिन्न संगठनों ने रैली निकाली। लोगों से नशे से दूर रहने का भी आह्वान किया। एनसीसी ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति दीवान सिंह रावत को कर्नल रैंक की मानद उपाधि से नवाजा है।
चमोली के माड़ा में 3 दिवसीय जेठ पुजाई मेला संपन्न हुआ। मेले में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। देहरादून में 18 जून से जूनियर नेशनल पिंटू चैंपियनशिप का भव्य आगाज होने जा रहा है। इसमें 21 राज्यों की पुरुष टीमें और 18 राज्यों की महिला टीमें भाग लेंगी। पंचायत चुनाव की अभी भले ही तारीख घोषित नहीं हुई हो, लेकिन जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर अभी से रस्साकसी देखने को मिलने लगी है। हालात ये हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने ऑब्जर्वर भेजकर उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में जुलाई महीने में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी और प्रभावशाली बॉडी है जिला पंचायत, जिसकी एक सीट 12,000 की आबादी पर होती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में 4 से 5 तक जिला पंचायत सीटें आती हैं। यही वजह है कि इस पद पर सबकी नजर है। आम दावेदारों से लेकर मौजूदा विधायक, मंत्री और 2027 की तैयारी में जुटे नेताओं तक हर कोई चाहता है कि उसका समर्थक चुनाव लड़े, ताकि 2027 में जब वो चुनाव लड़े तो उसे मजबूत समर्थन मिल सके। बहुत सिंसियर वर्कर है, बहुत जनता के बीच में काम करने वाला है, तो उसका बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है, वो बहुत उसका लाभ मिलता है। और थोड़ा सा कभी कभार ऐसे लोग आ जाते हैं जो बनने के बाद फिर कुछ अलोकप्रिय हो जाते हैं, तो उनकी वजह नुकसान भी होता है। पार्टी के लिए ये स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में भी आखिरी लड़ाई तो पोलिंग बूथ पे होती है, और पोलिंग बूथ इन्हीं गांव से उठ के आते हैं, इन्हीं नगर निकायों से उठ के आते हैं, तो इसलिए इसके महत्व को तो कम करके आंका ही नहीं जा सकता। और इससे एक अंदाज भी लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में लोग किस प्रकार अपना राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं। राजनीतिक दल इसे किसी सामान्य पंचायत चुनाव की तरह नहीं देख रहे हैं। वे जानते हैं कि जिला पंचायत के जरिए 2027 की बिसात बिछाई जा सकती है। इसलिए जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों के लिए बाकायदा बीजेपी और कांग्रेस ऑब्जर्वर भेजकर दावेदारों के नामों का पैनल बनाना चाहती है, ताकि कार्यकर्ताओं में तो एकजुटता बनी रहे और समर्थक नेताओं के बीच टकराव से भी बचा जा सके। जैसे कल अंतिम रिजर्वेशन फाइनल होता है, हम लोग अपने प्रेक्षक को हर जिला पंचायत वार्ड में भेजने वाले हैं। वहाँ जिला पंचायत वार्ड में रहने वाले हमारे सप्त केंद्र के संयोजकों से लेकर और उस जिला पंचायत वार्ड में रहने वाले हमारे प्रदेश तक के कार्यकर्ता की राय शुमारी के बाद एक पैनल बनेगा। उस पैनल के बाद फिर हम लोग यहाँ पर प्रदेश तक में उसकी जो टोली है, वो टोली में बैठते हुए विधिवत रूप से हर जिला पंचायत वार्ड के लिए अपने भाजपा समर्थित प्रत्याशी हम घोषित करेंगे। दरअसल चुनाव भले ही गांव की सरकार का हो, लेकिन नजर सबकी 2027 पर है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में जिसके सबसे अधिक समर्थक जीत कर आएंगे, 2027 के विधानसभा चुनाव में उसकी राह उतनी ही आसान मानी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में घनी आबादी के बीच बना विष्णु घाट का पुल जर्जर हो गया है। अधिकारियों की अनदेखी के चलते ये पुल हादसों को न्योता दे रहा है। पुल के महत्व और खतरे की आशंका को देखते हुए स्थानीय लोग पुल को दोबारा बनाने की मांग कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी और उसके आसपास के घाटों पर लोगों के आवागमन के लिए दर्जनों पुल बने हुए हैं। हरिद्वार के पुराने बाजार और कई पार्किंग्स को जोड़ने वाला विष्णु घाट का पुल भी उसमें से एक है, जिस पर रोजाना कई हजार लोग आते जाते हैं। मेंटेनेंस के अभाव और लापरवाही के चलते विष्णु घाट का ये पुल न सिर्फ जर्जर हो गया है, बल्कि हादसों को न्योता भी दे रहा है। गंग नहर क्लोजिंग के दौरान पुल के कमजोर हो चुके पिलर भी नजर आते हैं। वहीं इन दिनों में भी पुल की खस्ता हालत देखी जा सकती है। सीजन के दिनों में एवरेज इस पुल के ऊपर से रोडीवेल वाला पार्किंग और इधर जो चंडीगढ़ से आने वाला रोड है, उस पार्किंग से लगभग मेरा मानना है 40 से 50 हजार आदमी रोज आवागमन करता है इस पुल से। ये इतना महत्वपूर्ण पुल है बाजार को जोड़ने वाला, रोडीवेल वाला की पार्किंग से। इस पुल की मरम्मत अंतिम बार कुंभ 2010 से पहले की गई थी। तब से विभाग के अधिकारियों ने इस पुल की कोई सुध नहीं ली है। आगामी कुंभ मेले के निर्माण कार्यों में भी पुल के निर्माण के प्रस्ताव को शामिल किया गया है। हालांकि अधिकारी जल्द पुल की मरम्मत करने की बात कह रहे हैं। कुंभ मेला के दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है जो घाटों के मरम्मत के एवं सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत जो है इस पुल का मरम्मत हेतु जो है प्रस्तावना रखी गई है। नए पुल की कोई भी जो है प्रस्ताव उसमें हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है।
अति शीघ्र ही उस पर जो है मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। कई स्नान पर्व और मेले आयोजित होते हैं जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा होती है। ऐसे में जर्जर पुल कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।